क्लास हमने लास्ट क्लास में फिजिकल के अंदर जो चीज़ें स्टार्ट की थी, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया था, स्प्रिंग मास सिस्टम डिस्कस कर लिया था, उसके एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोनिक मोशन के हवाले से याद रखना भाई कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट होती है, और जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है अपोजिट होती है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और इनकी जो डायरेक्शन होती है बिल्कुल अपोजिट होती है, इसलिए एक माइनस का साइन आ रहा होता है। अगर कोई बॉडी इन दो लॉस को अबे कर रही होती है, मीन्स वो एसएचएम के अंदर होगी, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होगी, अदरवाइज एसएचएम के अंदर नहीं होगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में दो चार चीज़ और बताई थी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के बारे में, कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो मीन पोजीशन पे होती है, और जो मिनिमम होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से, या फिर स्प्रिंग मास सिस्टम के हवाले से, या फिर सिंपल पेंडुलम के हवाले से, तीनों के अंदर काइनेटिक एनर्जी मीन पे क्या होती है, आपके पास मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पे मिनिमम होती है। एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम के ऊपर, बिल्कुल अपोजिट होती है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है एक्सट्रीम के ऊपर। ये ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स नॉट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड का नाम दे रहे थे, एक्स आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, हाफ के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ भी जो एक्स है वो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ वो सम होगा काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना चाह रहा हूँ तो वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप किसी भी पॉइंट पर उठा लो, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा। कहीं पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी, कहीं पोटेंशियल बड़ी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जा रही होगी। वो इनका सम कांस्टेंट आ रहा होता है। और जो टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं हम हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। दिस फॉर काइनेटिक एनर्जी, दिस फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस फॉर टोटल एनर्जी। इनका फॉर्मूला याद रख लेना ताकि आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने में काफी इजी होगा। एमसीक्यूज पे देख लेते हैं दो चार एमसीक्यूज के क्वेश्चन है बेटा आपके पास। टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, पेज नंबर है 73, एमसीक्यूज नंबर 39। The total energy of a particle vibrating in SHM is proportional to the square of। कहा यह जा रहा है कि आपके पास जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, या कोई बॉडी SHM प्रोड्यूस कर रही है, उसकी टोटल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ भी आपने भी देखा कि जो टोटल एनर्जी है वो डिपेंड कर रही होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। हाफ इज द कांस्टेंट वैल्यू, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एक्स स्क्वायर के, मीन्स स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ऑप्शन पे आते हैं, आपके पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एम्पलीट्यूड, तो मीन्स आपके पास क्लास के किसके डायरेक्शन में, एम्पलीट्यूड, मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये आता है कि स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन थी, एम्पलीट्यूड था, तो हमने सिर्फ एम्पलीट्यूड लिया। एग्जैक्टली यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद है, मैं अभी बात कर रहा था। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, मीन्स एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा भी और क्वेश्चन अगर हम देखें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 43 है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 64 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन इट इज डिस्प्लेसमेंट इज 4 सेंटीमीटर। ये आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है 64 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये गिवन, अच्छा ही है एक्स नॉट एम्पलीट्यूड नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है 4 सेंटीमीटर। इट्स टाइम पीरियड इन सेकंड, आपको उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने कहा जा रहा है। आपको एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करने कहा जा रहा है। मैंने आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखवाया था लास्ट क्लास में। वेलोसिटी इज इक्वल टू, जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वो था ओमेगा स्क्वायर एन एक्स। एज इट इज, अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद है तो वहां पे लिखवाया था फॉर्मूला के ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है। लेट्स सपोज आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है 64 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओमेगा आपके पास कैलकुलेट नहीं पता, एक्स आपके पास गिवन है 4। मुझे चाहिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए ओमेगा निकालना जरूरी है, तो मैंने टाइम पहले ओमेगा निकाल लेता हूँ। मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 64 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगी। आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई 4
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मुझे चाहिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो आप टाइम पीरियड सेपरेट किया हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की वैल्यू 3.142। ओमेगा आपके पास कितना आ जाएगा 16। यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो वैल्यू जो आ रही होगी वो 4 सेकंड आ रही होगी। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। आपके पास वैल्यू आ रही है 0.4 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। क्लास इसका जो आंसर लिखा हुआ आपके पास, क्वेश्चन नंबर था ये आपका क्लास 43, क्वेश्चन नंबर 43। बेटा जो आंसर है ये है क्लास आपके पास पाई बाय 4 के अंदर। तो क्लास पाई बाय 4 का मतलब लेट सपोज आपने ये सॉल्व किया हुआ है तो हो जाएगा ये 2 पाई एज इट इज। ओमेगा की वाली क्लास आपके पास 4 आई थी, सॉरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा टाइम पीरियड का पाई बाय 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पाई बाय 2। फिर भाई थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन है और ये रहा लेट सपोज 49। पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड गिवन है आपको, मींस दिस इज एक्स नॉट, फ्रीक्वेंसी 2.5 हर्ट्ज गिवन है, इसकी मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं क्लास अगर। तो 49 के अंदर आपको एम्पलीट्यूड गिवन है बेटा 0.02 मीटर, दिस इज फॉर एम्पलीट्यूड मींस एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 2.5 हर्ट्ज गिवन है, फ्रीक्वेंसी हो गई। आपसे मैक्सिमम स्पीड मींस क्लास इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला की बात करता हूँ तो क्लास वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास आता है v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स। यहाँ पे की रखना मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा है और आपको पता है v मैक्स के जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा एक्स नॉट, मीन्स ओमेगा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्स नॉट इज एम्पलीट्यूड, दिस फॉर मैक्स वेलोसिटी मैक्सिमम जो कि मीन पोजीशन पे होती है। तो v मैक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो v मैक्स हो जाएगा ओमेगा एक्स नॉट। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन ओमेगा गिवन नहीं है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ इंटू एक्स नॉट। आपके पास 2 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.142, फ्रीक्वेंसी आपके पास 2.5 हर्ट्ज गिवन है, एक्स नॉट 0.02। यहाँ से आपके पास वेलोसिटी आ रहेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आ रहेगी। क्वेश्चन 49 का सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर को सिंपली यहाँ पे पुट कर देना। एक्स नॉट 0.02, फ्रीक्वेंसी 2.5 हर्ट्ज, सिर्फ पुट द वैल्यू गेट द आंसर है एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 50 देखें अगर हम, तो 50 के अंदर बेटा क्वेश्चन 50 ये कहा जा रहा है अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑक्सीलेटर हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 10 सेकंड। आपको टाइम पीरियड गिवन है 10 सेकंड का। विच इक्वेशन रिलेट्स इट्स एक्सेलरेशन ए एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स। कहा यह जा रहा है कि आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन निकालना है या कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है आपके पास। अगर टाइम पीरियड आपको 10 सेकंड गिवन है तो याद रखना, अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा था A इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अमूमन हम न्यूमेरिक सॉल्व करते हुए माइनस साइन नहीं कंसीडर करते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही होती है। यहाँ पे हमने माइनस साइन कंसीडर किया हुआ क्योंकि ऑप्शन के अंदर तमाम माइनस साइन मौजूद है, तो मैंने माइनस साइन कंसीडर कर लिया। तो A इज इक्वल टू ओमेगा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया था 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा आ गया 2 पाई अपॉन टी के बराबर। ठीक है, यह मैंने पुट कर दिया माइनस एज इट इज, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी, इसका आपके पास हो जाएगा होल स्क्वायर, एक्स एज इट इज आ गया। तो a इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर आपके पास क्लास होगा 4, या इसको थोड़ा सा 2 पाई, टाइम क्लास गिवन 10 सेकेंड, इसका कर दो होल स्क्वायर, यह आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गिवन एज इट इज, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन गिवन था -2 पाई अपॉन 10 होल स्क्वायर एक्स, इस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 51, जो कि मैंने पहले सॉल्व किया हुआ था। अगर आपको यहाँ से नजर आ रहा, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर है बेटा 74 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 51 कहा जा रहा है। अच्छा, बाकी जो क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है और इजिली आप सॉल्व कर सकते हो।
अगर नहीं सॉल्व हुआ तो फिर मुझसे पूछना क्लास में, इंशाल्लाह कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो थोड़े मुश्किल थे मैंने करवा दिए, जो फॉर्मूला जिसमें यूज हो रहा था, बाकी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, खुद से कर सकते हो। 51 52 थोड़ा सा टिपिकल है, मैं इसको करवा देता हूँ। 51 कह रहा है, पेज नंबर 74 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 51, अ मास 8 kg, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास गिवन है 0.008 kg, 8 ग्राम गिवन था, मैं उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। एम्पलीट्यूड गिवन है आपको 5 मिलीमीटर, दिस इज फॉर एम्पलीट्यूड नॉट डिस्प्लेसमेंट। एक्स नॉट गिवन है आपको 5 मिलीमीटर का मतलब 5 एक्सपोनेंट -3 मीटर। फ्रीक्वेंसी गिवन है 40 हर्ट्ज। टोटल एनर्जी आपसे पूछ रहा है, तो याद है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होता है, मीन्स हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। आपको एक्स नॉट तो गिवन है, आपको के गिवन नहीं है, तो क्लास के लिए मैंने क्या किया, के के लिए मैंने ओमेगा का फॉर्मूला यूज किया। ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, m इज द मास, ओमेगा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf, f इज द फ्रीक्वेंसी, एज इट इज इक्वल टू √k/m। मुझे के की वैल्यू चाहिए, मुझे मास गिवन है, मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी और मास के हेल्प से मैं के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। स्क्वायर रूट गिवन था, स्क्वायर अप्लाई किया, इस पूरे पे होल स्क्वायर आया, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर, एफ का स्क्वायर आपके पास एज इट इज 40 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो क्लास ये आपके पास के क्या आ गया, इससे रूट खत्म, k/m जो गिवन था 8 ग्राम 0.008 kg। यहाँ से क्लास जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब इस के की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्लास कुछ ना कुछ के की वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल के की वैल्यू आ रही है पास 4 × 3.142 स्क्वायर × 40 स्क्वायर × 0.008। प्लस ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास के की वैल्यू आई है 505.45 न्यूटन पर मीटर। ये आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। आपको चाहिए टोटल एनर्जी, फॉर्मूला गिवन है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अब सिंपली क्या करो, के की वैल्यू पुट कर दो 505.45, इसको सॉल्व कर लो, √2 × 5 एक्सपोनेंट -3। तो क्लास आपके पास जो इसका एक आंसर आएगा, उसको सॉल्व करने में जो आंसर आएगा, आंसर लिख लेना आपके पास, और वो आपका क्या होगा, राइट आंसर। प्रोबेबली यहाँ पे शायद ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। के निकालने के बाद सिंपली एक्स नॉट के अंदर पुट करना, एक्स नॉट आपके पास गिवन है, के की वैल्यू ये रही, फॉर्मूला पुट किएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये शायद को बाई मिस्टेक मैंने स्क्वायर अप्लाई नहीं किया था, तो फॉर्मूला गलत आ रहा था, तो कुछ वैल्यू गलत आ रही थी, आप उसको सॉल्व करना, सही आंसर आ जाएगा आपके पास। खैर भाई, मैं फिर भी देख लेता हूँ आंसर क्या आ रहा है इसका। तो बस इसका आंसर आ रहा है सॉल्व करने पे, जो ई की वैल्यू आ रही है वो 6.318 एक्सपोनेंट -3 आ रही है। तो 6.318 क्लास 51 में सॉल्व कर रहे थे, आपने के की वैल्यू निकाल ली, जो एनर्जी निकाली हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट आपके पास गिवन है 5 मिलीमीटर, के की वैल्यू 505.45 निकाला आपने। ई को सॉल्व करने पर क्लास आपके पास ई की वैल्यू 6.318 एक्सपोनेंट -3 मींस आपके पास 6.318 मिली जूल। तो क्लास ये आपके पास ऑप्शन गिवन, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये एम मेगा जूल नहीं होगा, ये मिली जूल होगा। 6.3 ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर। इसके बाद 52 देखते हैं भाई। 52 के ना कहा जा रहा है, द आइनोस्फीयर कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एक्स नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। व्हेन सब्जेक्टेड टू 2 किलो हर्ट्ज, आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 किलो हर्ट्ज। वेव इन विच द ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैव एम्पलीट्यूड 5 एक्सपोनेंट -3 वोल्ट पर मीटर। ये जो आपको गिवन है वोल्ट पर मीटर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है 5 एक्सपोनेंट -3 वोल्ट पर मीटर। फ्रीक्वेंसी गिवन थी 200 किलो हर्ट्ज, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 200 एक्सपोनेंट 3 हर्ट्ज के अंदर। इंटेंसिटी गिवन है 5 एक्सपोनेंट -3 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इसको ले लिया। और आपको एक्स नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, मीन्स आपके पास एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फॉर्मुला यूज किया, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, ए इज एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड देन एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड। एक्स नॉट मैंने सेपरेट किया ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर। आपको न्यूटन फॉर्मूले के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम ए यूज किया है, ए को मैंने सेपरेट किया, तो ए का फॉर्मूला आएगा एफ अपॉन एम, एफ इज द फोर्स, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है।
ओमेगा स्क्वायर का मतलब 2 पाई एफ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, एफ अपॉन एम। मुझे एफ नहीं पता, मैं एफ को कैलकुलेट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से। चैप्टर नंबर 12 के अंदर डिस्कस किया होगा, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एफ इज द फोर्स, क्यू इज द चार्ज। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, एफ की जगह एफ की वैल्यू पुट कर दी E मल्टीप्लाई बाय क्यू, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्यू इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 200 किलो हर्ट्ज। हमने यहाँ पे क्या किया, E की वैल्यू पुट कर दी 5 एक्सपोनेंट माइनस 3, क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31, 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू एज इट इज, एफ गिवन था, अच्छा किलो हर्ट्स में गिवन था, इसको हर्ट्स में कन्वर्ट कर लेना भाई। 2 एक्सपोनेंट 5 मीन्स 200, एक्सपोनेंट 3 का मतलब पावर 2 पावर 3, बेस सेम पावर है तो 2 एक्सपोनेंट 5 आ जाएगा, 2 एक्सपोनेंट 5 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 5.6 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपका पास ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्लास, एक हमारे पास टॉपिक है वेव का। वेव के अंदर कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वेव के अंदर मैं बात करूं तो वेव के अंदर दो चीजें होती हैं। लेट्स सपोज एक आपके पास क्रस्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। दिस इज जो मीन पोजीशन से अपवर्ड का पार्ट उसको क्रस्ट कहते हैं, नीचे का पार्ट को हम ट्रफ कह रहे होते हैं। और इस पूरे एक ट्रफ और क्रस्ट को मिला के लैम्डा कह रहे हैं, जिसको हम लैम्डा वेवलेंथ का नाम देते हैं, क्रस्ट प्लस ट्रफ को। और ये पूरी कंप्लीट साइकिल कहलाती है, जो 360 डिग्री या 2 पाई के बराबर होती है। आगे इसको मजीद देखते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, इस फॉर्म में लिखा है। तो ये कंप्लीट साइकिल या कंप्लीट लैम्डा, ये फिलहाल क्वेश्चन का है। इसका जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, V इज द वेलोसिटी, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, टी फॉर टाइम पीरियड। तो आपको वेलोसिटी आ जाएगी लैम्डा अपॉन टाइम। एक ये फॉर्मूला याद रखना और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना। सेकेंड चीज कि जब भी वेव की बात हो रही होती है तो वहां पे दो चीजें आती हैं, एक होता है नोड, एक होता है एंटी नोड। नोड वो पॉइंट होता है जहां पे आपका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। याद रखना, नोड वो पॉइंट होगा जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। एंटी नोड वो पॉइंट होगा जहां पे आपके पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। एम्पलीट्यूड आपके पास मैक्सिमम होता है। लेट्स सपोज दिस इज एम्पलीट्यूड, जो मीन पोजीशन से लेके ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसको हम एम्पलीट्यूड का नाम दे रहे हैं। यहां से लेके यहां तक फासला, जो इसको आप हाइट कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे मीन पोजीशन से लेकर ऊपर तक की हाइट, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इस पूरे साइकिल के अंदर ये वो पॉइंट है जहां पे आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल रही है। इस एम्पलीट्यूड को हम एंटी नोड का नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम। और इस वेव के अंदर जहां पे एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो जा रहा है, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो हो जा रहा है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है, जीरो। तो जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो, उसको नोड का नाम देते हैं। एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा। करेक्ट भाई। इसके कुछ एमसीक्यूज को देख लेते हैं भाई। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि एंटी नोड से लेके एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2 होता है। नोड से लेके नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है। नोड से लेके एंटी नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होगा, या किसी भी नोड से लेके एंटी नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होगा। ये लैम्डा बाय 2 याद रखना और लैम्डा बाय 4 याद रखना कि इसका डिस्टेंस क्या होता है। एमसीक्यूज के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, लेट्स सपोज कि क्वेश्चन नंबर गिवन है बेटा। पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। 53 है। 53 कहा जा रहा है, ट्रैवलिंग वेव ऑन अ रोप हैज अ फ्रीक्वेंसी 2.5 किलोहर्ट्ज। ट्रैवलिंग वेव की बात हो रही है। अच्छा भाई, दो किस्म की वेव होती है, एक होती है ट्रैवलिंग वेव, एक होती है स्टेशनरी वेव। ट्रैवलिंग वेव उस वेव को कहते हैं जो किसी मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही होती है। स्टेशनरी वेव के अंदर आपके पास वो किसी दो ब्लॉक के दरमियान या दो वॉल्स के दरमियान उसी वेव उसी ब्लॉक के दरमियान वाइब्रेट कर रही होती है, वो आगे प्रोपगेट नहीं करती। जहां प्रोपगेशन नहीं हो रही होती है वहां पे हम स्टेशनरी वेव का या स्टैंडिंग वेव का बड़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ बात हो रही है ट्रैवलिंग वेव की, वो फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है। फ्रीक्वेंसी आपके पास 2.5 हर्ट्ज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 53 है। स्पीड गिवन है आपके पास, और स्पीड के अलावा क्लास आपके पास एक और चीज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 53 की मैं बात करता हूं। ट्रैवलिंग वेव फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास 2.5 हर्ट्ज। वेलोसिटी गिवन है आपको 1.5 मीटर पर सेकंड। व्हाट आर दी पीरियड्स एंड वेवलेंथ। आपसे दो चीजें पूछ रहा है, इसकी वेवलेंथ पूछ रहा है
और आपसे इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। अंतः इजी क्वेश्चन है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं तो टाइम पीरियड आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t फॉर टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। आपको 1 एज इट इज, फ्रीक्वेंसी की 2.5 हर्ट्ज, इसको सॉल्व कर लो, आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा इसका 0.4 सेकेंड। 1 डिवाइड बाई 2.5 0.4 सेकेंड। एज इट इज अगर मैं लैम्डा की बात करता हूँ, फॉर्मुला आपने पढ़ा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ, v इज द वेलोसिटी। लैम्डा सेपरेट करो तो आपके पास v अपॉन एफ आ जाएगा। वेलोसिटी गिवन आपके पास 1.5, फ्रीक्वेंसी गिवन आपके पास 2.5 हर्ट्ज, इसको सॉल्व करो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा आएगा 0.6 मीटर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एज इट इज 54 गिवन है, अ रोप ऑफ लेंथ, एक रोप की लेंथ गिवन है 5 मीटर, इस स्ट्रेच टू टेंशन ऑफ 80 न्यूटन। आपने क्या क्या एक रोप कंसीडर किया है, रोप की लेंथ आपको गिवन है 5 मीटर, वो रोप स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच क्यों होती है कि उसके आपने एंड के ऊपर एक मास को अटैच कर दिया, मास का वेट है 1 kg। 54 की अगर मैं बात करता हूं, रोप की लेंथ है बेटा 5 मीटर, आपने उस रोप के साथ मास को अटैच किया, 1 kg का मास अटैच कर दिया, तो रोप मास अटैच करने पे रोप क्या होती है, थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, एक्सटेंशन होता है, स्ट्रेच हो जाती है। जब वो स्ट्रेच होती है तो उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस होती है, जो टेंशन होती है वो होती है 80 न्यूटन, उसके अंदर टेंशन क्रिएट होती है। वट स्पीड वुड 10 हर्ट्ज ट्रांसफर वेव ट्रेवल डाउन द स्प्रिंग। आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 हर्ट्ज की, कहा जा रहा है किस वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करेगी, किस स्पीड से मूव कर रही होगी। तो याद रखना जब भी ये कंडीशन आए कि आप किसी रोप के साथ अटैच किया मास को, मास के अंदर टेंशन क्रिएट हो रही है, टेंशन क्रिएट होने के बाद वो स्ट्रेच हो गई है, तो सिंपल फॉर्मूला रखना वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू t अपॉन म्यू। v इज द वेलोसिटी, t फॉर टेंशन, म्यू इज द लीनियर डेंसिटी, म्यू इज द लीनियर डेंसिटी। जिस तरह आपने डेंसिटी पढ़ा था, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी मीन्स रॉ इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो आपने मास को जब वॉल्यूम से डिवाइड करवाया था, यह आया था आपके पास वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। एज इट इज जब आप मास को लेंथ से डिवाइड करवा दोगे, आपके पास आ जाएगा लीनियर डेंसिटी। दिस फॉर वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, दिस फॉर लीनियर डेंसिटी। यहां लगे पुट कर दो तो v इज इक्वल टू t डिवाइड बाय मास अपॉन l। t इज द टेंशन, m इज द मास, l फॉर लेंथ, v इज द वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। टेंशन गिवन 80 न्यूटन, मास गिवन है 1 kg, और ये लेंथ क्या हो जाएगी क्लास आपके पास 5 मीटर, ये लेंथ आएगी आपके पास। सिंपल वैल्यू पुट करो, आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी v की वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी जो वेलोसिटी आ रही होगी बेटा, ये वेलोसिटी होगी एटलीस्ट 20 मीटर पर सेकेंड। टेंशन 80 न्यूटन पुट करना, लेंथ गिवन है 5 मीटर पुट कर देना, मास आपके पास 1 kg है, 1 kg पुट करना, आपके पास इसका इजीली आंसर आ जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन यहां देख लेते हैं अभी। बेटा क्वेश्चन है 55, थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लूप विथ वेवलेंथ ऑफ 8 मीटर। एक ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है जो जिसकी वेवलेंथ गिवन है ऑफ 8 मीटर, उसकी वेवलेंथ 8 मीटर गिवन है, वो ट्रेवल करती है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। टाइम 0 के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रोप हैज अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ a प्लस। एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसके जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो a प्लस ए लिखा है, मीन्स एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। वेयर a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, a आपके पास क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। जब वर्ड एम्पलीट्यूड आ गया आएगा वहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही होती है। एट व्हाट टाइम will the vertical displacement of the same point on the rope be minus a? For example, कंडीशन इस तरीके से गिवन है, आपके पास एक वेव गिवन है, ये वेव ट्रेवल कर रही है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसकी वेलोसिटी हो रही है 2 मीटर पर सेकंड, इसकी वेवलेंथ गिवन आपके पास 8 मीटर। कहा यह जा रहा है इस एक पॉइंट t इज इक्वल टू 0 के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा हुआ है जहां पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपके पास प्लस a। दिस प्लस ए इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड की बात हो रही है जो प्लस ए लिखा हुआ है।
कहा जा रहा है किस टाइम के बाद या कितने टाइम इंटरवल के बाद ये सेम पॉइंट पे आ जाएगी, लेकिन सिर्फ फर्क क्या होगा, ये प्लस से क्या आ जाएगी, माइनस से आ जाएगी। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि दोनों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। सिर्फ फर्क ये है कि ये पॉजिटिव कहलाएगा, ये नेगेटिव कहलाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होगा। ये अपवर्ड है, कहाँ है, डाउनवर्ड है। अगर लेट सपोज इस पॉइंट के ऊपर ये टाइम 0 के ऊपर है, प्लस ए जो पॉइंट मिल रहा है मुझे, ये टाइम 0 में मिल रहा है, तो माइनस से टाइम मुझे किस टाइम पे मिलेगा, ये माइनस से जो पॉइंट मिल रहा है ये किस टाइम पे मिलेगा। तो याद रखना, जो प्लस ए मिल रहा है मुझे, ये एम्पलीट्यूड पे मिल रहा है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये भी आपके पास क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड को हम किसका नाम देते हैं, एंटी नोड का नाम देते हैं। ये भी क्या हो रहेगा, एंटी नोड हो जाएगा। और आपको पता है किसी भी दो एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है, λ/2 होता है। नोड्स दो एंटी नोड के डिस्टेंस क्या होता है, λ/2 होता है। तो आपके पास ये इसकी पूरी लेंथ क्या है, 8 मीटर गिवन थी, ये मैंने 8 लिख दिया। और दो एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, 2 लिखा हुआ था, 2 λ/2 8/2 लिख दिया। यहां से आपके पास एक नया लैम्डा आ जाएगा, वो लैम्डा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है। ये जो लैम्डा ये पूरे होल वेव के डिस्टेंस है। ये जो लैम्डा डैश मैंने कहा, ये लैम्डा डैश का मतलब इस पॉइंट प्लस ए से लेके पॉइंट माइनस ए तक का डिस्टेंस है। तो ये कितना आ रहा है, 4 मीटर आ रहा है। आपको डिस्टेंस पता चल गया, वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। वेलोसिटी का फॉर्मूला v = f लैम्डा या v = λ/t, लैम्डा डैश अपॉन टी। लैम्डा डैश आपने कितना निकाला, 4 निकाला। टाइम क्या आपके पास 2 मीटर मीन्स 4/2, आपके पास टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड। कि 2 सेकेंड के अंदर ये बॉडी या पॉइंट, जो बॉडी है, जो पार्टिकल मूव कर रही है या वेव मूव कर रही है, पॉइंट प्लस ए से लेकर आगे माइनस ए तक आएगी 2 सेकेंड के बाद। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्लास 58 है आपके पास। द सुपरपोजिशन ऑफ 2 लाइट वेव इज कॉल्ड। जब भी कोई 2 लाइट आपस में सुपर इम्पोज होती है, सुपर इम्पोजिशन का फिनोमेना होता है, चैप्टर 9 में हम डिस्कस किया था के बाद, तो उस फिनोमेना को हम या इस प्रोसेस को हम इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। जब भी 2 वेव आपस में आके इंटरफेयर होगी, आपस में कंबाइंड होगी, उस कॉम्बिनेशन को हम सुपर इम्पोज का नाम देते हैं और वो फिनोमेना कहलाता है, इंटरफेरेंस का फिनोमेना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा इंटरफेरेंस। 59 देखो भाई, फिनोमेना विच कैन बी अप्लाइड टू एस्टिमेट द वेलोसिटी ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर हम स्टार की वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं अर्थ के जरिए, या रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं अर्थ और स्टार की। तो उस फिनोमेना के अंदर हम कौन सा फिनोमेना यूज करते हैं क्लास, वो इफेक्ट कहलाता है, डॉपलर इफेक्ट कहलाता है, जो आगे इसको मजीद डिस्कस करेंगे। डॉपलर इफेक्ट को, डॉपलर इफेक्ट के जरिए हम किसी भी स्टार की वेलोसिटी निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू अर्थ। अच्छा भाई, एक और चीज है, यहां देख लो क्वेश्चन नंबर 62। व्हेन 2 आइडेंटिकल ट्रैवलिंग वेव आर सुपर इम्पोज्ड। अगर क्लास आपके पास 2 आइडेंटिकल ट्रैवलिंग वेव सुपर इम्पोज होती है, आइडेंटिकल का मतलब है आपके पास कि उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, सिमिलर होंगी। द वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। 2 आइडेंटिकल मीन्स दोनों एक जैसी वेव हैं, वो आके सुपर इम्पोज होती हैं, तो उनकी रिजल्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेव ये आ रही थी, एक वेव ये आ रही है, ये दोनों आकर सुपर इम्पोज होती है। सुपर इम्पोज होने के बाद ये एक वेव बन जाती है, तो जो एक वेव है ये कहलाएगा रिजल्टेंट ऑफ दिस वेव। तो इस रिजल्टेंट की आपके पास वेलोसिटी कहा जा रहा है, इस रिजल्टेंट की वेलोसिटी क्या होगी। तो भाई याद रखना, जब भी सुपर इम्पोजिशन का फिनोमेना होगा, 2 वेव आपस में कंबाइंड होती है और सुपर इम्पोज होती है, तो उसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वेलोसिटी रिमेन अनचेंज रहती है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही थी, उसी वेलोसिटी से ये रिजल्टेंट वेव क्या करेगी, मूव करने लगेगी। चेंजिंग किसमें आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ सकती है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है और उसकी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, अनचेंज रहेगी। सुपर इम्पोजिशन के अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो आपके पास राइट आंसर होगा 62 के लिए ऑप्शन नंबर सी। एज इट इज
64 देखो भाई, इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव बाय द प्रॉपर्टी ऑफ। लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव उसको कहते हैं जिसके अंदर पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होती है। पार्टिकल और वेव आपस में राइट एंगल के साथ मूव कर रहे होते हैं, इट्स कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। और जिसके अंदर पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन पैरेलल होती है, डायरेक्शन ऑफ जो वेव की डायरेक्शन होती है वही पार्टिकल डायरेक्शन होती है, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो क्लास ट्रांसवर्स वेव की जो एग्जाम्पल होती है वो लाइट वेव होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, वाटर वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो मेन एग्जाम्पल होती है वो आपके पास साउंड वेव है। याद रखना कि लॉन्गिट्यूडनल वेव आपके पास पोलराइजेशन का फिनोमेना नहीं देती है। ये वाहिद वो आपके पास इन चार ऑप्शन में से रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना, इंटरफेरेंस का फिनोमेना, पोलराइजेशन का फिनोमेना, ट्रांसवर्स वेव इन चारों फिनोमेना को सपोर्ट कर रही होती है, चारों फिनोमेना का आप करती है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव रिफ्रैक्शन भी करेगी, डाइफ्रैक्शन भी करेगी, इंटरफेरेंस भी करेगी, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइजेशन नहीं करेगी। मीन्स साउंड वेव जो है वो पोलराइजेशन का फिनोमेना नहीं देती है, वो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस सब करेगी, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन नहीं करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव इन चारों को करेगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं करेगी। तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजिली ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कि जो वेव पोलराइजेशन का फिनोमेना दे रही है मीन्स वो ट्रांसवर्स वेव है, और जो नहीं दे रही वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा भी थोड़ा सा और मजीद आगे की तरफ देखें हम तो कुछ क्वेश्चन है आपके पास क्लास साउंड वेव के हवाले से। अच्छा भाई यहाँ देख लो, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ साउंड वेव ट्रैवल थ्रू अ मेटल रॉड विद वेवलेंथ लैम्डा। साउंड वेव ट्रैवल कर रही है किसी मेटल के अंदर और उसकी वहां पे वेवलेंथ है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वेवलेंथ व्हेन इट इज पास इनटू सराउंडिंग एयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मूव कर रही है मेटल के अंदर वेवलेंथ लैम्डा के साथ, फ्रीक्वेंसी एफ के साथ। कहा यह जा रहा है अगर वो एयर के अंदर मूव करती है तो उसकी लैम्डा पर क्या फर्क पड़ेगा और उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई याद रखना, जब भी लाइट किसी भी मीडियम में ट्रेवल करे उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। लाइट किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, फॉर एग्जाम्पल अगर एयर से मेटल में जा रही है, एयर से वाटर के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ऑल्दो की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, क्योंकि वेलोसिटी जिस तरह जितना मीडियम डेंस होता जाएगा लाइट की वेलोसिटी उतनी कम होती जाती है, वेलोसिटी पर असर पड़ रहा होता है, इफेक्ट हो रहा होता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है किसी ऑब्जेक्ट या लाइट जो किसी भी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी तो आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, मीन्स इक्वल टू एफ, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर आपके पास सी है। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बात कर लेते हैं लैम्डा के ऊपर कि लैम्डा या तो लेस होगा या फिर ग्रेटर होगा। तो याद रखना जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि आप किस में जा रहे हो, मेटल से किस में जा रहे हो, आप एयर के अंदर जा रहे हो। तो जब एयर की आपके पास जो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो क्लास आप मेटल में मूव कर रहे थे, मेटल में इसकी वेवलेंथ क्या थी, लैम्डा थी। आप किस में आ गए, एयर के अंदर आ गए। जब आप एयर के अंदर आ जाओगे तो इसकी वेव फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेवलेंथ इट पासेस इनटू द सराउंडिंग एयर। जब वो एयर के अंदर मूव करोगे तो उसकी आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो आपके पास इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब वेलोसिटी क्लास बढ़ेगी, वेलोसिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो, आपने जब वेलोसिटी को इंक्रीज किया तो आपको v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पड़ा है। तो जब वेलोसिटी आप इंक्रीज कर दोगे तो वेलोसिटी बढ़ाने से लैम्डा क्लास क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी बढ़ाओगे लैम्डा बढ़ जाएगी, तो मीन्स आपके पास फ्रीक्वेंसी एफ रही, लैम्डा क्लास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ग्रेटर देन लैम्डा हो जाएगी। ये बात समझ आई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्लास एक मिस्टेक हुई है, वो मैंने साउंड वेव का वर्ड यहाँ पे देखा नहीं था, मैंने सिर्फ लाइट वेव सामने का जिक्र किया। तो क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर बेटा देखना, इसको रेक्टिफाई कर लो।
तो फ्रीक्वेंसी तो आपके पास कोई भी वेव हो, वो किसी भी मीडियम में जा रही, चाहे साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, मीन्स वो इक्वल रहेगी। बात कर लेते हैं लैम्डा के ऊपर। तो बेटा साउंड वेव की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होती है, सबसे ज़्यादा मेटल के अंदर होती है और उससे कम लिक्विड के अंदर होती है, या सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ये सॉलिड के अंदर होती है, उसके बाद लिक्विड के अंदर होती है, उसके बाद ये गैस के अंदर होती है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस के अंदर। तो यहाँ मेटल की बात हो रही है, नहीं सॉलिड की बात हो रही है, तो क्लास यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और जब एयर की बात हो रही है तो मीन्स गैस की बात हो रही है, इसके अंदर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब लाइट साउंड वेव की बात हो रही है जो मेटल से एयर में आ रही है, जब ये मेटल से एयर में आएगी मीन्स मेटल के अंदर वेलोसिटी ज़्यादा है, तो लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ लैम्डा लिखा हुआ है। जब ये एयर में आएगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्लास जब वेलोसिटी कम होगी तो लैम्डा की वैल्यू क्लास क्या हो जाएगी आपके पास, एक्जैक्टली वहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन्स लेस देन। नॉट ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, लेस देन हो जाएगी वेलोसिटी। ये बात समझ आ रही है भाई? उस वक्त थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ये, तो कोई इशू नहीं है, उसको देख लो। बस फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। साउंड वेव की बात हुई है, एयर के अंदर साउंड की वेलोसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम, लैम्डा कम, तो लेस देन लैम्डा हो जाएगा, मीन्स जो मेटल का लैम्डा था यहाँ पे लेस हो जाएगा। खैर भाई, इसके अलावा बात करते क्लास, बाकी आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करवा दूंगा। बाकी इजी क्वेश्चन है, मैंने देखे मैं सारे, आसान क्वेश्चन है, कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है मैंने लिखवा दिया आप लोग को, और जो थ्योरेटिकल चीज़ें इंतहाई आसान इंटर वाली चीज़ें उसको नजर देख लेना। स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं क्लास। साउंड की स्पीड के हवाले से बात करूँ क्लास, स्पीड ऑफ साउंड अभी हमने डिस्कस किया, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड के अंदर होती है, फिर लिक्विड के अंदर होती है, फिर गैस के अंदर होती है। मटेरियल जितना ज़्यादा डेंस होगा, जितना ज़्यादा मटेरियल कॉम्पैक्ट होगा, डेंसिटी उसकी जितनी ज़्यादा होगी, तो क्लास आपके पास उसकी वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी उसमें उतनी ज़्यादा होगी इस मीडियम के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट के लिए जो न्यूटन ने फॉर्मूला प्रपोज किया था क्लास, वो फॉर्मूला था न्यूटन का v is equal to p upon rho. v is the velocity, p for pressure, rho is the density. जिस मीडियम के अंदर भी आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी हो, उसकी डेंसिटी, प्रेशर, रूट, वेलोसिटी मिल जाएगी। ये क्लास न्यूटन ने किया था और इसको एज्यूम किया था कि जो प्रोसेस हो रहा है या जो साउंड वेव मूव करती है किसी भी ट्रैवल बॉडी के अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर, वो क्लास होती है आइसोथर्मल का प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल का मतलब वहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन इसकी एजम्पशन बिल्कुल गलत साबित हुई थी कि वहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि साउंड वेव जब ट्रैवल करती है मीडियम के अंदर तो वहाँ पे दो, एयर के अंदर ट्रैवल कर रही होती है तो वहाँ पे दो किस्म का फिनोमेना होते हैं। एक होता है एक्सपेंशन का फिनोमेना, एक होता है कॉम्प्रेशन का फिनोमेना। मीन्स इस तरीके, दिस इज एक्सपेंशन, दिस इज कॉम्प्रेशन, दिस इज एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन, कॉम्प्रेशन एंड देन एक्सपेंशन। ये अगर एयर में ट्रैवल कर रही है साउंड वेव तो इस तरह मूव कर रही होती है। जब क्लास एक्सपेंशन होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब कॉम्प्रेशन होती, जब क्लास कॉम्प्रेशन होती है टेम्परेचर बढ़ जाता है, और क्लास जब एक्सपेंशन होती है टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मीन्स टेम्परेचर वेरी कर रहा होता है। दिस इज कॉम्प्रेशन मीन्स कॉम्प्रेस हो रही है, दिस इज एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंड हो रही है चीज़ें। कॉम्प्रेशन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज राइज करता है, एक्सपेंशन में टेम्परेचर लो हो जाता है, टेम्परेचर वेरी कर रहा होता है। न्यूटन ने एज्यूम किया था आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ऑल्दो कि टेम्परेचर चेंज हो रहा था, जो कि न्यूटन के इस फॉर्मूले को गलत साबित करता है। तो बाद में एक साइंटिस्ट आए लाप्लास ने, उसने न्यूटन के फॉर्मूले को वेलोसिटी ऑफ एयर, साउंड एंड एयर के अंदर उसको करेक्ट किया, उसको कहते हैं लाप्लास करेक्शन। उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ पी एज इट इज रहने दिया, रॉ एज इट इज रहने दिया, उसने एक फैक्टर अप्लाई कर दिया, फैक्टर इज इक्वल टू गैमा, मीन्स v इज इक्वल टू अंडररूट गैमा पी अपॉन रॉ। गैमा क्लास क्या है? गैमा क्लास बेसिकली रेशो है Cp अपॉन Cv। Cp मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो आपने चैप्टर नंबर 11 के अंदर हीट में डिस्कस किया होगा, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, ये गैमा की वैल्यू जो 1.42 होती है एयर के लिए होती है, इसने यहाँ पे इस वैल्यू को पुट किया था, मीन्स गैमा पुट किया। अभी किसी मीडियम के लिए हो सकता है, तो ये आपके पास लाप्लास का फॉर्मूला आ गया। ये क्लास आपके पास है फॉर्मूला, न्यूटन का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, न्यूटन ने आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर किया था, लाप्लास ने कहा था ये अडाबेटिक प्रोसेस है। अडाबेटिक का मतलब टेम्परेचर तो चेंज हो रहा होगा लेकिन इसके अंदर कोई बाहर की एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो सकती।
अडाबेटिक मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ना तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है, मीन्स जो टोटल सिस्टम की एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। सिस्टम के अंदर ना तो कोई बाहर से एनर्जी आ सकती है ना सिस्टम की एनर्जी बाहर जा सकती है। तो लाप्लास ने अडाबेटिक कंसीडर किया था पूरे वेलोसिटी ऑफ साउंड को, जो साउंड ट्रैवल करिए मीडियम के अंदर। न्यूटन ने आइसोथर्मल किया था, जो कि बात गलत साबित हो गई थी। तो लाप्लास ने इसको करेक्ट किया और एक फैक्टर लगाया गैमा का, वो आपके पास लाप्लास करेक्शन कहलाता है। फॉर्मूला ये रहा, इसने अडाबेटिक प्रोसेस कंसीडर किया था। अच्छा भाई, एक और फॉर्मूला याद रखना वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू गैमा आर टी अपॉन एम। गैमा इज द सीपी अपॉन सीवी जो रेशियो है, स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो गैमा कहलाएगा। आर आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर, एम इज द मॉलिक्यूलर मास। जिस गैस के अंदर मूव कर रही है उसका मॉलिक्यूलर मास, उसका टेम्परेचर, आर उसका जनरल गैस कांस्टेंट, गैमा आपके पास वाली एयर के अंदर 1.42 सपोज कर लेना। इसको रूट अप्लाई करोगे आपके पास क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। हेयर क्लास, इसके कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं। अच्छा, एक और फॉर्मूला याद रखना भाई, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड है, एक तो डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। मटेरियल की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। दूसरी चीज क्लास की डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो क्लास जो टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर राइज करने की वजह से वेलोसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कह रहा हूँ सॉरी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज कर रही होती है। अच्छा, कितनी इंक्रीज करती है? अगर आप टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करोगे या आपने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने 24 से कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वहां पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ साउंड में इंक्रीजमेंट होगा वो 0.6 मीटर पर सेकेंड का होगा। याद रखना, अगर आपने टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया है तो वेलोसिटी 0.6 मीटर पर सेकेंड के लिए बढ़ जाएगी। इसका एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट टी अपॉन टी नॉट, v इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट टी अपॉन टी नॉट। ये t जिस टेम्परेचर पर आपको कैलकुलेट करना है, उस टेम्परेचर t के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। अच्छा, v नॉट टी नॉट क्या है? टी नॉट क्लास आपके पास टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वी नॉट आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टी नॉट इज द 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वी नॉट वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टी इज द जिस टेम्परेचर पे आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है वो टेम्परेचर टी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। याद रखना, ये फॉर्मूला यूज करते हुए आपको टेम्परेचर जो है हमेशा केल्विन के अंदर पुट करना है। तो टी नॉट बेटा हो जाएगा 273, वी नॉट क्लास आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर या 273 केल्विन के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपको इसका फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन 273, जो आपके पास सी नॉट पुट कर दिया, और क्लास वी नॉट के आपके पास 340। ये फैक्टर आप ये फॉर्मूला यूज करते हुए किसी भी टेम्परेचर टी के ऊपर वेलोसिटी v कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले से टेम्परेचर वेलोसिटी रिलेशन निकाल सकते हो। इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्लास एक इसका न्यूमेरिकल एक इजी है काफी। कही जा रहा टेम्परेचर एट क्वेश्चन 69 है, टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल। आपने क्या किया, ऐसा वो टेम्परेचर बताना है आपको जहां पे आपने स्पीड ऑफ साउंड को क्लास क्या कर दिया, डबल कर दिया। एक्स वैल्यू और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पीड ऑफ साउंड थी, लेट्स सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्लास स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड। मुझे वो टेम्परेचर बताना है जहां पे ये वेलोसिटी 340 से डबल हो जाए। 340 से डबल का मतलब क्लास आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 340 का डबल आप करो मीन्स आपके पास वैल्यू आ जाती है 680। मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्लास आपके पास इसकी वेलोसिटी है 340 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या किया, टेम्परेचर वेलोसिटी को डबल कर दिया, मीन्स 6 आपने क्या किया 680 मीटर पर सेकेंड। तो 680 मीटर पर सेकेंड अगर साउंड की वेलोसिटी है तो उस पॉइंट पे या उस वेलोसिटी पे उसका टेम्परेचर क्या होगा कैलकुलेट करना है। सिंपल पे यूज करना,
v इज अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन 273, या जो टी नॉट कर लो। तो वेलोसिटी आपको क्लास क्या किया आपने, इसका वी नॉट मीन्स आपने इसको डबल कर दिया, वी नॉट एज इट इज। टी क्लास आपके पास ये रहा, ये क्या क्लास आएगा 273 आ गया आपके पास। वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, टी सेपरेट कर लो यहाँ से, आपके पास टी क्लास कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। प्रोबेबली जो वैल्यू आएगी वो 819 आएगी क्लास आपके पास। अच्छा, इसको सॉल्व करने की क्लास वैल्यू आएगी वो केल्विन के अंदर आएगी, याद रखना। अब केल्विन से आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। जब डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे मीन्स ये वैल्यू आ रही होगी टेम्परेचर इन केल्विन के अंदर, T इज इक्वल टू 1092 केल्विन, मैंने पहले से निकाली हुई थी वैल्यू, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा 812 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको सॉल्व करने पे समझ आई बात कि वेलोसिटी ऑफ लाइट आपने डबल कर दिया कहाँ पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे वी नॉट हम यूज कर रहे थे, वी नॉट का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको वी नॉट कहा था। आपने क्या किया, इस वेलोसिटी को डबल कर दिया, 2 वी नॉट हो गया, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, ये 273 अपॉन टी, ये कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, अपॉन टी आपने टी सेपरेट किया, टी की वैल्यू 1092 केल्विन आएगी इन टर्म्स ऑफ केल्विन, क्योंकि आपने ये केल्विन के अंदर पुट किया हुआ। इसको आप डिग्री से कन्वर्ट कर लो, -273 करवा के आपके पास आ गया 812 डिग्री सेंटीग्रेड। एज इट इज भाई एक और क्वेश्चन है, यहां देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 71, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 71 बेटा कह रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन परफेक्ट गैसेस, प्लस किसी परफेक्ट गैस के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड ये बने अंडर रूट 1.5 p अपॉन रॉ डॉट कॉमा लिखा हुआ है CV फॉर द गैस, मीन्स क्लास आपको CV की वैल्यू निकालनी है। इसकी वेलोसिटी ये गिवन है 1.5 p अपॉन रॉ, कहा जा रहा है CV की वैल्यू, CV का मतलब स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था V इज इक्वल टू अंडर रूट रॉ P अपॉन गैमा P अपॉन रॉ, मीन्स V इज द वेलोसिटी रूट एज इट इज, P फॉर प्रेशर, रॉ फॉर डेंसिटी एज इट इज रहा, प्लस गैमा इसके बाद किसके बराबर आ गया, गैमा इज इक्वल टू 1.5। क्या रखना है, गैमा की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है मीडियम कौन सा यूज किया आपने। एयर के लिए 1.4 होती है, बाकी डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट मटेरियल के लिए वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो क्लास कोई गैस है, परफेक्ट गैस है, मुझे गैस का नाम नहीं लिखा हुआ, 1.5 से गैमा की वैल्यू आ रही है। क्लास CV की वैल्यू क्या होगी, तो क्लास CV की निकालने के लिए आपको पता है गैमा किसके बराबर होता है, CP अपॉन CV, क्लास किसके बराबर आ गया, बस गैमा के बराबर आ गया, मीन्स CP अपॉन CV किसके बराबर, गैमा मीन्स 1.4 आ गया। आपको क्लास वैल्यू किसकी चाहिए, CV की चाहिए, मीन्स आपको CP कैलकुलेट करना पड़ेगा, CP कैसे निकाला जाए। तो भाई यहाँ देखो आपने एक और फॉर्मूला डिस्कस शायद आपने फर्स्ट इसमें पढ़ा हो, एक आपने फॉर्मूला डिस्कस किया था CP माइनस CV इज इक्वल टू R। क्लास अगर यहां से मैं सेपरेट करता हूं CP को, तो क्लास CP बराबर होगा 1.5 CV, ये डिवाइड ऊपर अगर मल्टीप्लाई, तो CP किसके बराबर आ गया, 1.5 CV के बराबर आ गया। आपने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, आपने जो डेरिवेशन में की होगी फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के अंदर, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, CP इज द स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम, R इज द जनरल गैस कांस्टेंट। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्लास CP का 1.5 CV माइनस CV इज इक्वल टू R, 1.5 CV माइनस CV, इस CV का जब वेरिएबल कंसीडर करो तो मीन्स 1.5 CV माइनस CV मीन्स 1.5 माइनस 1 बिकम 0.5 CV इज इक्वल टू R, प्लस CV की वैल्यू क्या आ गई, R डिवाइड बाय 0.5। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्लास 0.5 नहीं लिखा हुआ, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। R 0.5 का मतलब 1/2, 2 डिवाइड ऊपर का मल्टीप्लाई, तो क्लास CV आ गया 2 टाइम्स R, twice of R, means option number C is the right answer, 2 multiply by R। इसी तरह क्लास एक और क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द VRMS ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन दिस गैसेस। आपको रेशियो कैलकुलेट करना है VRMS ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, किसी गैस के मॉलिक्यूल का VRMS का रेशियो और स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो क्या होगा। मीन्स क्लास क्वेश्चन नंबर आपके पास ये
72 VRMS का रेशियो किसी भी गैस मॉलिक्यूल के अंदर और स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो क्या होगा। तो क्लास अगर VRMS की बात करता हूँ और साउंड स्पीड ऑफ साउंड की बात करता हूँ क्लास, आपने VRMS का एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर क्लास। उसका फॉर्मूला था √3p/ρ और क्लास स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या देखा हमने, गैमा p/ क्लास क्या रहेगा, ρ आ जाएगा। इसके क्लास मुझे रेशियो निकालना है। क्लास रेशियो निकालने के लिए इन सबको मैं एक ब्रैकेट में रूट में लिख सकता हूँ, मीन्स ऊपर आ गया 3p/ρ, नीचे क्लास आ रहेगा गैमा p/ρ आ जाएगा। क्लास गैमा से गैमा कैंसिल, आपके पास ये जो वैल्यू क्या बनेगी इसकी क्लास 3p/γ प्लस p से p कैंसिल, आपके पास वैल्यू आएगी 3/ρ। ये रेशियो आ जाएगा VRMS ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस और वेलोसिटी ऑफ साउंड का, मीन्स √3/γ। 3/γ मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 73 लाप्लास फाउंड दैट द अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन प्रोड्यूस्ड इन साउंड वेव। अच्छा याद रखना, जो मैंने कंप्रेशन का नाम दिया था, मैं जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कंप्रेस थे उन्हें कंप्रेशन, जिसको मैंने एक्सपेंशन का नाम दिया था उसको हम एक्सपेंशन को रेयरफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो लाप्लास के मुताबिक तो क्लास जो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन हो रही थी साउंड वेव के अंदर, वो क्या होती है, अडायबैटिक होती है। न्यूटन ने कहा था वो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब कि ना तो कंप्रेशन होती है ना तो रेयरफ्रैक्शन होती है। लाप्लास ने कहा था कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन होती है। कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, रेयरफ्रैक्शन में टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह कर आपके पास वो क्लास प्रोसेस होता है, क्या होता है, अडायबैटिक प्रोसेस का ला रहा होता है। मीन्स टेम्परेचर तो चेंज होगा लेकिन हीट की आपके पास ना हीट सराउंडिंग्स से बाहर जा सकती है ना सराउंडिंग से हीट अंदर आ सकती है। अडायबैटिक लाप्लास के लिए और न्यूटन क्लास क्या था, आइसोथर्मल का। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, लाप्लास के अडायबैटिक। इस तरह एक लास्ट टाइम सीक्वेंस है इसका, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन हाइड्रोजन इज, क्लास आपको स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है हाइड्रोजन गैस के अंदर, देन इन ऑक्सीजन आपको रेशियो निकालना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर स्पीड ऑफ साउंड वेव पे क्या फर्क पड़ेगा। तो क्लास इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला देख लो। क्लास फॉर्मूला क्या कहलाता है, फॉर्मूला कहलाता, आपके पास फॉर्मूला ये बनता है इसका, वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन आपको निकालना है, हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन, मीन्स मैंने हाइड्रोजन रखा, नीचे ऑक्सीजन रखा, इसको क्रॉस की तरह यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का आएगा, यहाँ पे क्लास किसका आ जाएगा, हाइड्रोजन का आ जाएगा। तो सिंपली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ क्लास, ऑक्सीजन मीन्स O2, अगर क्लास में O2 की बात करूँ तो क्लास इसका मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ये क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 32। ये क्लास O2 की बात हो गई। अगर क्लास H2 की बात करते हो मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 और क्लास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2, इसको सॉल्व कर लो, √16 आंसर आ जाएगा इसका। तो क्लास आपके पास 16 मतलब 4, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्लास आपके पास रेशियो क्या आ गया, 4:1 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ठीक है 4:1 नहीं तो 4 लिखा हुआ है पास, आपके पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4। क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर मैं बात करता हूँ स्टैंडिंग वेव के ऊपर। क्लास स्टैंडिंग वेव के लिए मैंने टॉपिक पूरा बनाया हुआ है, हम उसे देख लेते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी हमारे पास। बस स्टैंडिंग वेव के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं भाई देखो, स्टैंडिंग वेव में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। प्लस स्टैंडिंग वेव का मतलब है कि जो वेव मूव कर रही होती है वो किसी भी दो आपके पास एक मीडियम के अंदर प्रोपेगेट कर रही होती है, ठीक है, ये किसी दो ब्लॉक साइड के अंदर इस तरह प्रोपेगेट कर रही होती है। उसके अंदर नंबर ऑफ लूप्स के अंदर वाइब्रेट कर रही होती है, वो लूप्स में वाइब्रेट करती है स्टैंडिंग वेव के अंदर। तो बस स्टैंडिंग वेव तो फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट लेट्स सी, यहाँ पे आपने एक वेव कंसीडर किया और क्लास ये वेव क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। फॉर एग्जांपल ये वेव क्लास कुछ इस तरीके का कर रही है, नंबर ऑफ इसके पास 2 लूप है, मीन्स एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, ये क्लास 2 लूप के अंदर वाइब्रेट कर रही होगी। जब ये 2 लूप में वाइब्रेट करती है इसके पास हम ऐसे कहेंगे
ये स्टैंडिंग वेव है और दो लूप के अंदर वाइब्रेट कर रही है। क्लास इसका एक एंटी नोड ये हो जाएगा, एक क्लास इसका एंटी नोड ये हो जाएगा, इसका नोड एक ये रहा, एक नोड ये रहा, क्लास एक नोड का क्या ये रहा। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट लूप आपके पास दो है तो क्लास एंटी नोड भी दो होगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास नोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट कोई भी साउंड वेव है वो दो लूप में वाइब्रेट कर रही है तो उसके पास एंटी नोड 2 हो जाएगा, नोड क्लास में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह 3 लूप में वाइब्रेट करेगी तो नंबर ऑफ लूप 3 हो जाएंगे, एंटी नोड 3 हो जाएगा, नोड क्लास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ नोड जो होता है ज़्यादा होता है लूप और एंटी नोड के मुताबिक। इस तरह जो साउंड वेव है एक लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, नंबर ऑफ लूप्स के अंदर वाइब्रेट कर सकती है। जो फर्स्ट लूप में अगर वाइब्रेट करती है तो भी साउंड वेव जो फर्स्ट लूप में वाइब्रेट करेगी, मीन्स अगर नंबर ऑफ लूप 1 है तो वहां पे जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम f1 का नाम देते हैं। और क्लास उसका फॉर्मूला होता है f1 इज इक्वल टू v/2l। l इज द लेंथ ऑफ दी, जो आपके पास वेव है उसकी लेंथ l हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, उसको क्लास हम f1 का नाम दे रहे होते हैं। इसे हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या 0/2 कह रहे होते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक f1 कहलाते हैं। इस तरह 2 लूप में वाइब्रेट कर रही है तो क्लास फ्रिक्वेंसी f2 हो जाएगी, 3 लूप में वाइब्रेट कर रही है फ्रिक्वेंसी f3 हो जाएगी, 4 लूप में वाइब्रेट कर रही है फ्रिक्वेंसी f4 हो जाएगी। तो क्लास f2 बराबर होता है v मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय v/2l। v/2l का मतलब f1 की बात हो रही है, तो क्लास f2 किसके बराबर, 2f1 के बराबर, f3 किसके बराबर, 3f1 के बराबर, f4 किसके बराबर, 4f1, f5 5f1। f1 को कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी इसे कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी हम कह रहे होते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या 0/2 कह रहे होते हैं, जिसको हम f1 का नाम देते हैं। f2 क्लास कहलाता है आपके पास ये ट्वाइस ऑफ f1 होता है, इसे कहते हैं सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक का मतलब क्लास ये कहलाएगा आपके पास फर्स्ट ओवर 2। इस तरह क्लास f3 क्या कहलाएगा आपके पास, थर्ड हार्मोनिक, और थर्ड हार्मोनिक का मतलब है क्लास ये क्या होगा आपके पास, सेकंड ओवर 2 कहला रहा होगा। थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवर 2 याद रखना, नंबर ऑफ हार्मोनिक के अंदर +1 नंबर ऑफ ओवर 2 बनता है। जिस तरीके से आपके पास थर्ड हार्मोनिक था तो वो सेकंड ओवर 2 था, नंबर ऑफ हार्मोनिक हमेशा एक ज्यादा होगा, 1+ होगा नंबर ऑफ 2 के मुताबिक। यह क्लास स्टैंडिंग वेव है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला आपने पीछे देखा था अभी स्टैंडिंग वेव के हवाले से, v इज द वेलोसिटी, t फॉर टेंशन, म्यू इज द लीनियर डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला था मास अपॉन लेंथ। हमने एक एमसीक्यू सॉल्व किया था, एमसीक्यू नंबर है बेटा 53 हमने 54 हमने सॉल्व किया था इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक होता है ओपन पाइप, एक कहलाता है क्लोज पाइप। अच्छा, ओपन पाइप के अंदर क्या होती है, फॉर एग्जांपल एक ओपन पाइप आपने यूज किया और इसके अंदर साउंड वेव मूव कर रही है। अब जो साउंड वेव मूव कर रही होगी इसके अंदर भी लूप जनरेट हो रही होगी, फर्स्ट लूप, सेकंड लूप, थर्ड लूप, लूप के अंदर वैल्यूज या लूप के अंदर साउंड वेव आगे प्रोपेगेट कर रही होती है। तो जो फर्स्ट वेव इसका f1 है, इसके जो अगर ओपन पाइप के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या साउंड वेव मूव कर रही है और जिस फ्रिक्वेंसी से मूव करेगी उसको f1 का नाम देंगे। उसका फॉर्मूला क्लास v/2l ही होता है, जस्ट लाइक यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ था v/2l एज इट इज होता है। और क्लास इसके भी फर्स्ट लूप में मूव कर रहे हैं, इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे, 0/2 कहेंगे। इसका भी क्लास f2 बराबर होगा 2f1 के बराबर होगा। f2 का मतलब सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवर 2, सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवर 2 एज इट इज। f3 किसके बराबर होगा, 3f1 के बराबर होगा। f3 का मतलब थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवर 2, नंबर ऑफ हार्मोनिक एक ज्यादा का नंबर ऑफ ओवर 2 के लिहाज से। ये बात थी क्लास स्टैंडिंग वेव, उसके कैसे में ओपन टाइप, ये में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक ओवर 2 या 0/2 की वैल्यू सेम रहेगी, v/2l। इसके लिए क्लास v/2l, v इज द वेलोसिटी, l इज द लेंथ, f1 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर फर्स्ट लूप में वाइब्रेट कर रही है f1 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी f1, 2 लूप में वाइब्रेट कर रही है फ्रीक्वेंसी f2 हो जाएगी, 3 लूप में वाइब्रेट कर रही है फ्रीक्वेंसी f3 हो जाएगी। f3 का मतलब 3f1, f2 का मतलब 2f1, f1 का मतलब v/2l। इस तरह क्लास एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो है आपके पास क्लोज्ड प्लस क्लोज पाइप। ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ओपन पाइप। इसके मैं सिर्फ ऊपर की चीजें बता दे रहा हूँ, इतना डेप्थ में नहीं जा रहा। क्लोज ओवर टू पाइप के अंदर याद रखना भाई, क्लोज पाइप का मतलब है कि ये ओपन पाइप में क्या था, दोनों साइड से ओपन था,
मीन्स साउंड आगे प्रोपेगेट कर सकती थी। क्लोज पाइप में क्लास ये होता है कि एक साइड से ओपन था और क्लास ये एक साइड से क्या होता है, क्लोज होता है। मीन्स यहाँ से ओपन है, साउंड वेव यहाँ से आई और क्लास ये प्रोपेगेट यहाँ करेगी, वापस चली जाएगी इस तरीके से। ये कहलाता है क्लोज पाइप, एक साइड से क्लोज होता है। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट पे नोड बन रहा होता है, मीन्स इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो जाता है। ये क्लास आपके पास एंटीनोड, मीन्स साउंड वेव इस तरीके से आती है, यूँ आती है और यूँ चली जाती है। ये साउंड वेव आ रही है, इससे टकराई, वापस चली गई। तो ये पॉइंट क्लास एंटीनोड कहलाएगा, ये पॉइंट क्लास क्या कहलाएगा, इसका नोड कहलाएगा। तो क्लास इसके अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है या फर्स्ट हार्मोनिक होती है या 0 ओवर टून होता है, वो होती है F इज इक्वल टू V/4L। पीछे सारे क्वेश्चन में हमने जो ओपन पाइप था V/2L था। फर्क रखना, ओपन पाइप के लिए V/2L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और क्लोज पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L होती है। ये फर्क रखना भाई। अच्छा, एक और चीज, क्लोज पाइप क्लास सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर के लिए यूज कर रहे होते हैं। मीन्स नंबर ऑफ लूप जो होता है वो हमेशा ऑड होता है। मीन्स फर्स्ट लूप, थर्ड लूप, फिफ्थ लूप, सेवंथ लूप, नाइन्थ लूप, इस तरह वाइब्रेट कर रहा होता है। इवन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है वो। तो फर्स्ट हार्मोनिक 0 टू F1 V/4L, सेकेंड F2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। F3 के ऊपर आए क्लास, F3 क्या कहलाएगा इसके पास, थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवर टू, थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवर टू। F3 किसके बराबर, 3 V/4L। मीन्स यहाँ भी F3 3 F1 के ही बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे क्लास F1 V/2L के बराबर नहीं, V/4L के बराबर होगा। ओपन पाइप के अंदर क्लास F3 बराबर था 3 F1 के, लेकिन उसमें जो F1 की वैल्यू थी वो थी V/2L फॉर ओपन पाइप। दिस इज फॉर ओपन पाइप। क्लास क्लोज पाइप के अंदर F3 3 F1 के बराबर होगा, लेकिन जो F1 की वैल्यू चेंज हो गई है, V/2L की जगह V/4L हो गया। ये फर्क रखना, दिस इज फॉर क्लोज पाइप, दिस इज फॉर ओपन पाइप। ये 2L है, ये 4L है। ये भी क्लास आपके पास थर्ड हार्मोनिक कहलाएगा, ये भी क्लास थर्ड हार्मोनिक कहलाएगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, जो ओपन पाइप के अंदर जो थर्ड हार्मोनिक है वो उसका सेकंड ओवरटोन होगा, लेकिन क्लोज पाइप के अंदर जो थर्ड हार्मोनिक है वो उसका फर्स्ट ओवरटोन होगा। लेट सपोज F1 कहलाएगा फर्स्ट हार्मोनिक 0 ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन। इस तरह का बात करता हूँ, सेवंथ हार्मोनिक क्लास वो क्या कहलाएगा, थर्ड ओवरटोन कहला रहा होगा क्लोज पाइप के अंदर। ये पैटर्न याद रखना। ओपन पाइप में क्या था, फर्स्ट हार्मोनिक 0 ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन। क्लोज पाइप में क्या हो रहा है क्लास, आपके पास फिनोमेना थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसमें ऑड नंबर का तस्करा होगा, लूप जो ऑड नंबर के अंदर लाई कर रहा होगा, इवन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स F1 एग्जिस्ट करेगा, F2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, F3 करेगा, F4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, F5 करेगा, F6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, F7 कर रहा होगा। जो F1 होगा वो फर्स्ट हार्मोनिक 0 ओवरटोन, तो F2 एग्जिस्ट नहीं करता, F3 करता है, तो क्लास F3 थर्ड हार्मोनिक, 3 फोर्थ हार्मोनिक। लेकिन जो ये F3 कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक, ये फर्स्ट ओवरटोन होगा। इसी तरह F4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जो F3 कहलाएगा वो फिफ्थ हार्मोनिक कहलाएगा, लेकिन वो सेकंड ओवरटोन होगा क्लोज पाइप के अंदर। ओपन पाइप के अंदर फिफ्थ हार्मोनिक फोर्थ ओवरटोन था, यहाँ पे फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन है। इसका ख्याल रखना बस, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो ओवरटोन के लिहाज से क्वेश्चन गिवन है, तो आपको कंफ्यूज ना हो। फिलहाल यही रखते हैं इसको, इस टॉपिक के हवाले से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लस स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है इसके। क्लास क्वेश्चन नंबर इसको यहाँ डिस्कस किया ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ था पहले से, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर है क्लास आपके पास 77 का डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे 77 क्लास। पहले देख लो 77 कहा जा रहा है अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। याद रखना क्लोज की बात हो गई है, इसका फर्क रखना, क्लोज पाइप की बात हो गई। उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लास कितने गिवन है, F1 कितने गिवन है, 50 हर्ट्ज गिवन है। फंडामेंटल गिवन हो, फर्स्ट 0 ओवरटोन गिवन हो या फर्स्ट हार्मोनिक गिवन हो, तीनों का मतलब एक ही है, 50 हर्ट्ज गिवन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन,
बेटा क्लोज पाइप की बात हो रही है। क्लोज पाइप के अंदर सेकंड ओवरटोन का मतलब है फिफ्थ हार्मोनिक की बात हो रही है, मीन्स F5 की बात हो रही है। F5 इज द फिफ्थ हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन फॉर क्लोज पाइप। इसका फर्क नहीं। अगर ओपन पाइप की बात होती तो क्लास आपके पास सेकंड ओवरटोन का मतलब F3 निकाल ले होते, लेकिन क्लोज पाइप की बात हो रही क्लास, क्लोज पाइप का मतलब आप F5 निकालोगे। F5 क्लास क्या होगा, सेकंड ओवरटोन होगा। अच्छा फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा इसके अंदर, F3 क्या होगा आपके पास, फर्स्ट ओवरटोन होगा इसका क्लोज पाइप के अंदर। F5 सेकंड ओवरटोन मीन्स F5 किसके बराबर है, 5F1 मीन्स 5F1 कितना गिवन है, 50, 5 मल्टीप्लाई बाय 50 बिकम्स 250 हर्ट्ज। प्लस आपके पास फिफ्थ हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन क्लोज पाइप के लिए कितना हो जाएगा, 250 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 78। देखो अभी 78 क्लास आपके पास क्या है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस समझने वाली चीज है, मैंने सॉल्व किया पहले ताकि काम सेव हो सके। 78 कहा जा रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नोटेड, क्लास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ओपन पाइप के लिए क्लास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास n। ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n गिवन है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय क्लोज पाइप ऑर्गन ऑफ सेम लेंथ विद फ्रीक्वेंसी। कहा यह जा रहा है अगर ओपन पाइप मैंने यूज किया है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्लास आपके पास n है। अगर मैं क्लोज पाइप यूज करता हूं सेम लेंथ की, लेंथ मैंने चेंज नहीं किया, अगर लेंथ सेम है तो क्लास क्लोज पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, F1 फॉर ओपन पाइप, F1 डैश फॉर क्लोज पाइप। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जीरो ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक, एज इट इज दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक या जीरो ओवरटोन फॉर ओपन पाइप, फॉर क्लोज पाइप F स्टैब्लिश का नाम दिया है। क्लास मैं क्लोज की बात करता हूँ, क्लास क्लोज का मतलब क्लोज के लिए क्या होता है बेटा, V/4L होता है। ओपन के लिए V/2L था, क्लोज के लिए V/4L है। मैंने इस 4 को क्या किया, 2 के अंदर ब्रेक कर दिया, 1/2 V/2L, V/2 एज इट इज। प्लस ये V/2L क्या बनेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द ओपन पाइप, V/2L, V/4 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप, V/2L इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप। तो क्लास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप कितना गिवन है, n गिवन है। मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, f की जगह n पुट कर दिया, मीन्स n पुट करोगे या 1/2 डिवाइड में n/2 क्या रहेगा, n/2 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप। तो क्वेश्चन में ही पूछा गया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप कितना होगा, n/2 हो जाएगा। तो मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 78 का।